हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है यूटेट। और ये वीडियो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज हम करने वाले हैं भाषा द्वितीय। और ये भाषा द्वितीय और प्रथम दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, किसी वस्तु की संक्षिप्तता का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं उनार्थक, रूढ़, देशज, संकर। तो दोस्तों, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु का क्या है, वस्तु के बोध को क्या करा रहे हैं, संक्षिप्त करा रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, उनार्थक, रूढ़, देशज, संकर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो शब्द किसी वस्तु की क्या कराते हैं, संक्षिप्तता कराते हैं, संक्षिप्तता का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं उनार्थक। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, मुरित मधुर मनोहर देखी बहे विदेह विदेह विषय की पंक्ति में कौन सा अलंकार है, श्लेष, रूपक, यमक और पुनरावृत्ति प्रकाश। तो दोस्तों, इसमें क्या है, हमें विदेह विदेह क्या है, दो बार दिख रहा है, दो शब्द है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, शब्द का प्राचीन अर्थ लुप्त हो जाना और नया अर्थ आ जाना कहलाता है। ऐसे शब्द जिनका जो प्राचीन अर्थ था वो लुप्त हो गया है और उन्हीं शब्दों का क्या है, नया अर्थ आ जाना क्या कहलाता है, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, जिनका क्या प्राचीन अर्थ लुप्त हो गया हो और नया अर्थ क्या है, आ गया हो। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थादेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, वीर, रौद्र, उग्र रसों में किस नाट्य वृत्त का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है कोशांकी, बी है सातवंती और सी है आरभट्टी और डी है भारती। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जिसमें वीर रस और क्या है, रौद्र, उग्र रस और किसी नाट्य वृत्त का क्या है, प्रयोग होता है, तो ऐसे रसों को हम क्या कहते हैं, सातवंती वृत्त। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा हमें जीवन जीने लायक तत्व प्रदान करता है, मनुष्य, समाज, प्रकृति, जगत। तो दोस्तों, इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो हमें क्या है, जीवन जीने योग्य लायक तत्व प्रदान करता है, मनुष्य, समाज, प्रकृति, जगत। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, प्रकृति हमें क्या करती है, जीवन योग्य बनाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते, ऑक्सीजन, हरियाली, भोजन और जल। और ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं, ये हम पैराग्राफ के प्रश्न कर रहे हैं, गद्यांश के प्रश्न कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 67 का सही आंसर हो जाएगा कि पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, हरियाली भी देते हैं और भोजन भी देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है, जल। वृक्ष हमें क्या नहीं देते हैं, जल नहीं देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसका हम पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि
और ऑप्शन सी है सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा होना, और ऑप्शन डी है पेड़ों में फल का ना लग पाना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पेड़ों में फल का ना लग पाना। ये क्या है, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम नहीं है, और बाकी ये तीनों ही क्या है, पर्यावरण असंतुलन के दुष्परिणाम है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है वो है पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है परा, परी, पराया और प्रो। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण शब्द में क्या है, प्रयुक्त उपसर्ग बताना हमें। तो पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या हो जाएगा, परि प्लस आवरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण में क्या है, जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या है, परि प्लस आवरण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है प्रकृति और मनुष्य का संबंध निर्भर करता है परस्पर सह अस्तित्व पर, मनुष्य और मनुष्य के संबंध पर, मनुष्य और समुदाय के संबंध पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध निर्भर करता है वो किस चीज़ पर करता है, परस्पर सह अस्तित्व पर, मनुष्य और मनुष्य के संबंध पर, मनुष्य और समुदाय के संबंध पर, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परस्पर सह अस्तित्व पर क्या है, प्रकृति और मनुष्य के संबंध निर्भर करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है हिंदी साहित्य शिक्षण का मुख्य घटक है। जो हिंदी साहित्य है, हमारा जो हिंदी साहित्य है उसका जो शिक्षण है, शिक्षण का मुख्य घटक कौन सा है, पद शिक्षण, व्याकरण और रूप विज्ञान और संरचनात्मक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हमारा जो हिंदी शिक्षण है, हिंदी शिक्षण का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, पद शिक्षण हमारे हिंदी साहित्य शिक्षण का मुख्य घटक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है हिंदी शिक्षण की प्रभावशीलता मूल्यांकन की प्रत्यक्ष विधि है। तो जो दोस्तों हमारा हिंदी शिक्षण है और हिंदी शिक्षण की प्रभावशीलता मूल्यांकन का प्रत्यक्ष प्रविधि, आपने कैसी प्रविधि बतानी है, कौन सी विधि बतानी है, प्रत्यक्ष। ऑप्शन ए है छात्रों की निष्पत्तियां और छात्रों की अभिवृत्तियां और शब्द अंतःक्रिया और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शाब्दिक अंतःक्रिया। जब बच्चा क्या करें, शाब्दिक अंतःक्रिया करें, वो खुद से क्या है, क्रिया करें, तो वो क्या हो जाएगी, प्रत्यक्ष विधि में आ जाएगी। प्रभावशीलता शिक्षण, हिंदी शिक्षण की प्रभावशीलता का प्रत्यक्ष प्रविधि हो जाएगी। कौन सी, शाब्दिक अंतःक्रिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है काव्य में नाद सौंदर्य तत्व नहीं है। तो दोस्तों हमें क्या है, प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। इसमें पूछा है कि काव्य में नाद सौंदर्य तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है वर्णों या पदों की आवृत्ति, ऑप्शन बी है कविता में वर्णित नैतिक गुण, और ऑप्शन सी है छंद की गति यति मात्रा, और ऑप्शन डी है भावानुरूप वर्णन विन्यास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी तो ये क्या है, काव्य सौंदर्य के क्या है, नाद के सौंदर्य है। ए बी और सी और डी ये क्या है, काव्य में नाद सौंदर्य के तत्व है। ए बी वर्णों या पदों की आवृत्ति भी ये क्या है, और छंद की गति यति और मात्रा और भावना रूप वर्णन विन्यास, ये सब क्या है, काव्य में नाद सौंदर्य के तत्व हैं। लेकिन कविता में वर्णित नैतिक गुण क्या नहीं है,
काव्य में नाद सौंदर्य तत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निबंध शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि जब आप क्या है छात्रों से निबंध लिखवाते हो तो आपका निबंध लिखवाने में मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? एक शिक्षक के रूप में आप कौन सा आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा? ऑप्शन ए है शिक्षण निरीक्षण शक्ति का विकास, और ऑप्शन बी है कलात्मक लेखन की क्षमता का विकास, और ऑप्शन सी है तर्क शक्ति का विकास, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जब आप क्या है अपने छात्रों से क्या लिखा रहे हैं, निबंध लिखा रहे हैं, तो आपके कौन कौन से उद्देश्य रहेंगे? तो निरीक्षण शक्ति का विकास करना भी आपका उद्देश्य रहेगा, कलात्मक लेखन क्षमता की विकास भी आपका उद्देश्य रहेगा, और तर्क शक्ति का विकास भी आपका उद्देश्य रहेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, लेखन शिक्षण का मुख्य विधि। जो लेखन शिक्षण है, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है पेस्टोलॉजी विधि, और ऑप्शन बी है अनुकरण विधि, और ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों ही, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेखन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेस्टोलॉजी विधि और अनुकरण विधि, ये दोनों ही विधियां क्या है लेखन शिक्षण की मुख्य विधियां हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, अगला प्रश्न गद्यांश से होगा नहीं, ये था हमारा 75वां प्रश्न, अब 76वां प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है कि जो विद्यालय में पत्रिका है, पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की तार्किक, काल्पनिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना, और छात्रों की भाषा और शैली का सुव्यवस्थित करना, और ऑप्शन सी है छात्रों में हिंदी भाषा और साहित्य की अनुराग उत्पन्न करना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। की विद्यालय पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या क्या रहेगा? छात्रों की तार्किक, काल्पनिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना, और ऑप्शन डी है छात्रों की भाषा और शैली को सुव्यवस्थित करना। तो ये भी क्या रहेगा, जो विद्यालय पत्रिका है उसका ये भी एक उद्देश्य रहेगा। और ऑप्शन सी है छात्रों में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। तो ये भी क्या है, ये तीनों ही क्या रहेंगे, विद्यालय में पत्रिका के मुख्य उद्देश्य रहेंगे। तो इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, नौकर दूध लाता होगा। इस वाक्य का प्रकार है संकेतार्थक और विद्यार्थ और संदेहार्थ और निश्चयार्थ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि नौकर दूध लाता होगा। तो इसमें क्या है, निश्चित नहीं है कि लाता होगा, मतलब लाता होगा मतलब पूरा पता नहीं है कि ला दिया है, लाता होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये शब्द कैसा है, ये वाक्य कैसा है, संकेत वाला है। संदेह उत्पन्न हो रहा है कि लाता होगा, पता नहीं ला भी दिया या नहीं लाया। तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कैसा वाक्य है, संदेहार्थक वाक्य है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, संत को कहा सकीरी सो काम पंक्ति किसकी है? संतन को कहा सकीरी सो काम पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है
कुम कुम्मनदास और बी है कबीरदास और सी है रेहदास और डी है रज्जब। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुंभन दास, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुंभन दास की ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? कुंभन दास की हो जाएगी। संत को कहा सकीरी सो काम, ये पंक्ति हो जाएगी कुंभन दास की। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो गद्यांश है। तो गद्यांश को हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे गद्यांश के आंसर कर लेंगे। मैं आपको गद्यांश एक बार अच्छे से दिखा देता हूं, तो आप गद्यांश को पढ़कर उत्तर देंगे और मैं सीधे उत्तर बता दूंगा। तो आप गद्यांश को वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। ये गद्यांश हो जाएगा, यहाँ से अब प्रारंभ हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोक कर क्या है गद्यांश को पढ़कर उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम गद्यांश का पहला प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए प्रमुख तत्व है भाषा तत्व, साहित्य तत्व और विचार तत्व और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा तत्व। राष्ट्रीय भावना का अभ्युदय के लिए जो सही प्रश्न शब्द हो जाएगा या प्रमुख तत्व हो जाएंगे भाषा तत्व। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हम सीधा अब स्टार्ट करते हैं हिंदी प्रश्न करते हैं। गद्यांश को आप स्वयं कर लेंगे पढ़ के, और गद्यांश के प्रश्न भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो हम देख लेते हैं एक बार कि गद्यांश कहां से कहां तक था। गद्यांश था 79 से 83 तक, तो हम 84वां प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है ये है, लोहा सोना चांदी कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लोहा सोना चांदी कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं है और जातिवाचक भी संज्ञा नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगी सोना, लोहा सोना चांदी, इसको हम क्या करते हैं तोल सकते हैं, तो ये किस में आ जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निर्निमेष शब्द का अर्थ है बिना भयभीत हुए, बिना पलक झपकाए, और ऑप्शन सी है कुछ भी शेष न रहें, और ऑप्शन डी है कांति रहित। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिना पलक झपकाए निर्निमेष का अर्थ हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, इंद्र का पर्यायवाची। तो दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा पुरंदर, ये इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, भरपेट शब्द में कौन सा समास है? भरपेट शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो दोस्तों इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। भरपेट में समास हो जाएगा, भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, भूधर्व शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है चीर रंजन शब्द का विलोम शब्द बताइए। अरंजन, निरंजन और नश्वर और शतवर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा चिरंजन शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है रॉ व्यंजन कहलाता है उत्क्षिप्त, पार्श्विक और उष्म और लुंटित। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न था। तो वीडियो को अगर आप पहले बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।